नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। केंद्रीय बजट 2026-27 पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर खूबियां गिनाई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में विकास और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय बजट 2026-27 पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर खूबियां गिनाई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट संभावनाओं से भरा है, रेल में तो क्रांति होगी। एक तरह से केंद्र सरकार का बजट मध्य प्रदेश की योजनाओं का आवरण है। राज्य की सभी योजनाओं को बजट से गति मिलेगी। प्रदेश में बेरोजगारी की दर में तेजी से सुधार हो रहा है, जो घटकर 1.5% रह गई है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट एक तरह से आत्मा से तालमेल करते हुए चल रहा है। बजट में निवेशकों के विश्वास को कायम रखने का काम किया गया है। केंद्रीय बजट भविष्य की भावी योजनाओं को सोच कर तैयार किया गया है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट 18 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। सीएम ने कहा कि बजट से पहले और बजट के बाद वैश्विक स्तर पर जिस तरह की बातें हुई है, उससे बजट के परिणाम का आकलन किया जा सकता है। पाकिस्तान को अमेरिका से कर्ज की जरूरत होती है, इसलिए वहां अमेरिका की हर बात मानने को मजबूर होता है, लेकिन भारत की स्थिति अलग है। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जिस बजट के माध्यम से वो सारी चीजों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने। हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है, उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरदेशी के हिसाब से लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने, उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। मैं केंद्रीय बजट के कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट के देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं। और खास करके एआई, इनोवेशन, स्टार्टअप को जिस ढंग से प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई, वाकई वो अद्भुत है। मध्य प्रदेश में बीते 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के माध्यम से बीते 11 वर्षों में माननीय मोदी जी ने ये जो 12वां बजट प्रस्तुत करवाया, जिसमें नवा बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये एक तरह से एक के बाद एक चरणबद्ध रूप से देश के विविधता वाले माहौल में हर वर्ग के लिए, हर प्रांत के लिए संभावनाओं के साथ हमारे संसाधनों के बलबूते पर लंबी छलांग लगाने के लिए उनको इसमें उनकी आकांक्षाओं को, आशाओं को उड़ान देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहूंगा। अब आप देखो, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें विकास आधारित पथ पे जो युवा शक्ति को प्रेरित किया है, जिसके आधार पर हम तेज एवं सतत आर्थिक वृद्धि हासिल करेंगे, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए क्षमता निर्माण और सभी परिवारों और क्षेत्रों के लिए, सभी सेक्टर के लिए समान रूप से आगे बढ़ने का मौका इसमें मिल रहा है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो खास करके यहां पर विकास आधारित आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर चलने के लिए इसमें निवेश आकर्षक हो, अनुकूल उद्योग के लायक हो, रोजगार उन्मुख हो और सतत विकास का संकल्प भी हो।
अब अकेले इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात अपन करते हैं तो इंडस्ट्रियल बेल्ट में खास करके उद्योग समर्थन में उभरते सेक्टरों के लिए मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उस एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और हमारी तमाम प्रकार की लघु इकाइयां विविधता वाली उन सबको समेकित रूप से जोड़ने के लिए काफी संभावना जोड़ी है, जिसमें सबसे बेस हमारे विकास वाली व्यवस्था में सरलता से बिजनेस की अनुकूलता बनाने के लिए जो आग्रह किया है, उसी के आधार पर बजट में उद्योग, एमएसएमई, उभरते हुए संरचनात्मक सुधारों, वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन का स्पष्ट प्रावधान है, जो प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश और उत्पादन क्षमता और निर्यात विनिर्माण रोजगार सृजन को इससे गति मिलेगी। बायोफार्मा के सेक्टर में भी बायोफार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, हेल्थ इंडस्ट्री, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खास करके हमारे यहाँ तो नॉलेज इकोनॉमी की दृष्टि से हम बात करें तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर के इसी आधार पर हम अपने उच्च मूल्य और जो रोजगार सृजित करेंगे, खासकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे जहां हम हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर इस फार्मा सेक्टर में लंबी छलांग लगाएंगे। सेमीकंडक्टर ये एक बड़ा सेक्टर है। मैं कल गुजरात में भी सेमीकंडक्टर के ऊपर वहां के मुख्यमंत्री से बात करके आया हूं और सेमीकंडक्टर मिशन 2 उभरती तकनीक है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, एआई आधारित तकनीकों के आधार पर प्रदेश में हाईटेक उद्योग, डिजिटल निवेश, नवाचार आधारित उद्यमिता को हम भी कदम से कदम मिलाकर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर प्रदेश के पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी ये निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो अभी तक हमारे इंडस्ट्री जो चल रही है, जो परंपरागत आधारित है, उनको भी उनके लिए रिनोवेशन के आधार है। आप कभी कल्पना करना, पहले की कॉटन इंडस्ट्रियां इसलिए डूब गई कि उनको रिनोवेशन करने का मौका नहीं मिला था। अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो नए उद्योग लगाना अच्छी बात है, लेकिन जो चालू उद्योग है उन उद्योगों को संवर्धन करना ये भी एक बड़ा विषय रहता है। इसमें इस चीज के लिए गुंजाइश दी जिससे अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक पुनर्जीवन को नई गति प्रदान होगी। 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पुनर्जीवन, ये जो खासकर जो मैंने बात कही है, इसमें अधोसंरचना में सुधार, निवेश पुनर्स्थापन, उत्पादन विस्तार और स्थानीय रोजगार को नई ऊर्जा मिलेगी। इसी आधार पर औद्योगिक भूमि, लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन को भी हम अधिक कुशल बनाने वाले हैं। एमएसएमई में भी इसी तरह से एमएसएमई के लिए जो हमारी मध्यम श्रेणी की उद्यमिता है, इसमें स्वरोजगार और औद्योगिक विस्तार को मजबूती प्रदान करेगी। इसकी 3 रणनीति है और तीनों तरह से हमारे लिए बहुत काम आएगी। मैं मान के चलता हूं इससे वित्तीय स्थिरता, तरलता, समर्थन और संस्थागत सहयोग किसी भी इंडस्ट्री के इसी प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें अधिक प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर और विस्तार उन्मुख ये एक गति देने के लिए सरलता हो जाती है कि हम अपने काम को समेकित रूप से किस हर पर अत्यंत लाभकारी भावना से, खासकर सामाजिक समावेशन आधारित आर्थिक विकास योजना का जो प्लान किया है, ये मानव पूंजी के निर्माण में बड़ी महती भूमिका अदा करेगा। इसमें दिव्यांग कौशल भी है। सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, शिक्षा कौशल आधारित पहलों के आधार पर हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बहुत मजबूत होगी और मानव पूंजी का सुदृढ़ निर्माण होगा। हरित अर्थव्यवस्था, सतत विकास, ये खास करके अब ग्रीन एनर्जी का जमाना है और हमारे लिए इस भाव में एग्रीकल्चर को भूलना नहीं है। इसलिए हमने अपने भविष्य उन्मुख अर्थव्यवस्था के लिए इसमें सतत हरित और भविष्य उन्मुखी अर्थव्यवस्था के लिए कार्बन कैप्चर, हरित पहल, पर्यावरणीय निवेश में मध्य प्रदेश को ग्रीन इंडस्ट्री, सतत औद्योगिकरण और दीर्घकालिक पर्यावरणीय संतुलन निश्चित करने का हमने इसमें बड़ी संभावना देखी है, जो भविष्य की ठोस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपनी महती भूमिका अदा करेगा। और वास्तव में ये केंद्रीय बजट केवल दस्तावेजीकरण नहीं है, इसमें वो सब जोड़ा है जिसके आधार पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर चलने की बातें हैं। अब अगर अपने यहाँ कैंसर की दवाइयां सस्ती हो रही है और कैंसर की चुनौती सबके सामने है, ऐसे में हम मेडिकल कॉलेज भी जब ज्यादा खोलते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ सेक्टर में हम पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए भविष्य की चुनौतियों से निपटने में भी बड़ी भूमिका अदा करेगा। राजकोषीय घाटे की दृष्टि से जो भारत सरकार ने प्रयास किया है, ये वाकई में जब जीडीपी बढ़ाते हैं तो इससे हमारे लिए अपने जो दूसरे खर्चे हैं, बाकी चीजें कंट्रोल करने के लिए, और एक सरल भाषा में अगर कहूं
तो हमारे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री ने जो नया कॉन्सेप्ट दिया है कि जो वित्त के जानकार हैं उस वित्त के आयोग की सिफारिशों को बगैर लाग लपेट के उसको मैदान में उतारने का जो हिम्मत दिखाना चाहिए। आमतौर पर राजनीतिक दृष्टि से बजट को बनाने में राजनेताओं की भूमिका अपने लाभ के लिए, वोट के लिए 50 तरह से चुनौती वाली रहती है, लेकिन ऐसे समय में शुद्ध रूप से जब डेवलपमेंट की बात हो, डेवलपमेंट से ठोस लंबे समय की छलांग लगाने की बात हो, ऐसे समय में हमको बजाय लोक लुभावन जाने के हमारे राज्य के साथ देश को दीर्घगामी दृष्टि से आर्थिक रूप से सुदृढ़ के लिए हमारे जो भारत सरकार के माध्यम से वित्त आयोग की जो सिफारिशों को मांगने का और लागू करने का साहस दिखाया है, ये बड़ी बात है। अदरवाइज ये शिकायत रहती थी कि राज्य बड़े हैं तो बड़े राज्य में उनकी अपनी गरीबी के आधार पर, उनकी कमजोरियों के आधार पर बड़े आवंटन पे वो अपना क्लेम करते हैं, और ऐसे में जो बड़े राज्य के बजाय जो राज्य अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करके जीडीपी में बड़ी भूमिका अदा करते हैं, वो बड़ी भूमिका अदा करने के बाद भी उनको टैक्स में कटौती हो जाती है, उनको वित्तीय मदद की बजाय उनको ये कष्ट उठाना पड़ता है कि भाई हम तो कमजोर को दे रहे हैं। तो ये वित्तीय दृष्टि से, लंबी दृष्टि से कतई उचित नहीं माना जा सकता है। इसलिए अपने अपने राज्य अपनी अपनी ग्रोथ करते हुए जो जीडीपी में योगदान रहेगा उसका जितना जिसका रहेगा जीडीपी में योगदान उतना क्लेम करे। ये बड़े कलेजे का काम है, इस तो सरलता से नहीं कर सकते, लेकिन जिसने इस दिशा में और इसी में ये हमारे वित्त के तमाम जानकारों को जोड़ने का और उनकी बात को मानने का और बात को मानने के बाद लागू करने का, मैं मान के चलता हूं प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा साहस है। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा और हम उसके परिणाम देख रहे हैं। आपको इस बजट के परिणाम से दिखेगा कि बजट के पहले और बजट के बाद वैश्विक स्तर पर क्या क्या घटनाएं हुई। ये घटनाएं बता देती कि हमारा बजट किस तरह से देश की दिशा देने जा रहा है। उसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इतने में पर्याप्त हो जाएगा कि बजट के आसपास, अदरवाइज बजट के लिए अपन अड़ोस पड़ोस के देश की हालत देख लो। हमारे पड़ोस का पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, उसका प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि मैं और मुनीर दुनिया के सामने जब कटोरा लेके जाते हैं और उस कटोरा लेके जाने के समय जितनी जलालत हम महसूस करते हैं और जितने प्रकार से वो हमको नीचा दिखा सकते हैं, वो सब दिखाने के बाद हम उनकी उन सारी नीतियों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके बारे में हम अपने देश के लिए सोच भी नहीं सकते। लेकिन चूंकि हमारा हाथ दबा है, हमको उनसे कर्जा चाहिए, तो उनकी वो सारी अनचाही मांगों को भी पूरा करने के लिए हमको हां करना पड़ती है। और उसके उलट हमारे देश को देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखो, अपने सामने 10-11 साल में बदलते इस दौर को देखो कि दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारा नेतृत्व कभी टस से मस नहीं होता है। और तो और दूसरे हमारे लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए मित्रता सहित अच्छे अच्छे अलंकार युक्त शब्दों का प्रयोग करते, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे नेता हमारे साथ। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट आने वाले 10 वर्षों में भारत के विकास की दिशा तय करेगा। जिन क्षेत्रों में दुनिया की केवल 2-3 देशों का दबदबा है, उन रणनीतिक उत्पादों के निर्माण पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। पहली बार अलग से मालगाड़ी के लिए कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, जिससे लॉजिस्टिक खर्च कम होगा और व्यापार बढ़ेगा। ये बजट दर से मुक्त टैक्स व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम है। ये बजट हर वर्ग को राहत देने वाला बजट है। हर वर्ग के लिए कल्याण की कोई न कोई काम इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। ये बजट कोई तत्कालीन विषयों पे प्रभाव डालने के बजाय लॉन्ग टर्म में अगले 10-20 सालों में ये देश की दिशा क्या रहेगी उसे बताने वाला बजट है। कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, फिर विस्तार से हमारे मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बताएंगे। एक बड़ा काम जो सरकार ने किया, जो फिजिकल डेफिसिट था, जो कभी कम नहीं हुआ, वो 4.5 से 4.5 से 4.3 पे लाने का सरकार काम कर रही है। हमारे देश में जो कुल कर्जा था वो हमारी जीडीपी का 56% था। कई और देशों में तो 80, 90 और 100 से ऊपर है। उसे 50% पे लाने का एक बड़ा काम सरकार अगले 2-3 साल में उसका रोड मैप बनाया है। एक बड़ा काम रेयर अर्थ मिनरल
उड़ीसा, केंद्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ जिसपे चाइना का अकेला अभी तक आधिपत्य था और दुनिया के सारे देश चाइना पे डिपेंड थे, उसे निकालने का और उसके लिए एक बड़ा काम सरकार कर रही है। सेमीकंडक्टर जिसपे ताइवान और अमेरिका और चाइना जैसे देशों का आधिपत्य था, उसके लिए भी लगभग 40,000 करोड़ का सरकार ने प्रस्ताव रखा। केमिकल पार्क, नए इकोनॉमिक जोन, इसके अलावा कैंसर जैसी दवाइयों पे कस्टम ड्यूटी कम करना, महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल, 1.5 लाख केयर वर्कर्स को, पेंशनर्स को सुविधा देना, लखपति दीदी मॉडल की बात सरकार ने इस बजट में की है। किसानों की आय बढ़ाने के कई काम और पशुपालन में पूंजी सब्सिडी से पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़े और जलाशय, अमृत सरोवर से ग्रामीणों को रोजगार मिले, इसकी चिंता सरकार ने की है। युवा और केंद्रीय युवाओं के लिए सरकार ने 15,000 माध्यमिक शालाओं में जो क्रिएटर लैब बनाने का काम करेंगे और 10,000 टूरिस्ट गाइड IIM के सहयोग से करेंगे। खेलो इंडिया के माध्यम से सरकार खेलों में बड़ा काम करने जा रही है। इसके अलावा रोजगार के लिए 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य जो न्यूरो साइकोलॉजी है उसके संस्थान की स्थापना, स्वास्थ्य में हेल्थ टूरिज्म की बात, ऐसी सारी बातें इस बजट में सरकार ने लाई है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश को भी इससे काफी लाभ होगा और ये दीर्घकालीन बजट 2047 में भारत की जो परिकल्पना है उसको आधार मानते हुए किया है। हमारा जो डिफेंस का बजट है उसमें भी 15% का इजाफा सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि हर सेक्टर को छूने का और उसको स्थिरता देने का काम इस बजट में किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में विकास और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप के लिए फैसलों की जानकारी दी। मंत्री कश्यप ने बताया कि सरकार की भावांतर योजना के तहत करीब 7 लाख किसानों को 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ये भुगतान किसानों को 2 महीने के भीतर किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रखी थी। वे जानकारियां मैं आपको अवगत कराता हूं, जिसमें भावांतर योजना जो मध्य प्रदेश में बड़े सफलतापूर्वक लागू की गई और उसमें 7,10,000 से अधिक किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया गया और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने भावांतर योजना को पूर्णतः लागू करा है। इसी के साथ में इसका भुगतान भी तत्काल 2 माह के अंदर कर दिया गया। इसी बीच में 29 जनवरी को महाकाल लोक की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है उसमें हमेशा क्षरण का मतलब उसके ऊपर पानी बार बार लगने से उसका जो लेप है खराब बिगड़ता रहा, तो उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था करी गई कि दर्शक अपने जगह से भाव के लिए पानी एक जगह से डालेंगे, वो प्रतिमा के साइड से होता हुआ जाएगा। तो यह जो हमारी संस्कृति को ऊंचाइयां देने के काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार कर रहे हैं, उसमें एक कदम और इसमें आगे बढ़ा है। एक प्रदेश में पहली बार भोपाल के अंदर ही 30 जनवरी को पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया। यह कोई फूलों की प्रदर्शनी नहीं थी, यह मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए पुष्प की खेती की और फूलों की खेती की ओर आगे बढ़ाने का भी एक उत्सव था। आज हमारे पास में करीब करीब 40,000 किसान पुष्प से जुड़े हैं
और वह 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती होती है। इसमें मालवा व निमाड़ महत्वपूर्ण है। इसको पूरे प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड से लेकर के ग्वालियर चंबा संभाग और महाकौशल में भी फूलों की खेती बढ़े, इसके लिए प्रदेश के प्रयास जारी हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण 2-3 कार्य जो पिछली बार की कैबिनेट और इसके बीच में हुए, ये रखे गए थे। इसी के साथ में इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण एक निर्णय हुआ, जो 25-30 सालों से सरदार सरोवर परियोजना के जो विस्थापित थे, उन सारे आदिवासी बंधुओं को, करीब 25,602 परिवारों को उनके जो आवास के पट्टे दिए गए थे, उन पट्टों की रजिस्ट्रियां नहीं हुई थी। उनकी रजिस्ट्रियां मुफ्त में करने का, उसकी कोई राशि नहीं लगेगी, राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी। करीब उससे 600 करोड़ रुपए का भार भी आएगा। परंतु यह एक ऐसा कार्य है जो 8 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का भी क्षेत्र आता है। वह कई प्रमुख कांग्रेस के, क्योंकि जो 8 विधानसभा है उसमें 3-4 विधानसभाएं आज भी कांग्रेस के वहां पर से विधायक जीते हुए हैं, परंतु बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने वहां पर यह निर्णय लिया कि उन आदिवासी बंधुओं को उनके पट्टों के ऊपर जो हक मिलना चाहिए, जो रजिस्ट्री होना चाहिए, वो रजिस्ट्री तत्काल की जाए और उसका जो एसओपी पूर्व में निर्धारित था, उस एसओपी के अनुसार वे सारी रजिस्टर करेंगे। और इसमें करीब धार, बड़वानी, अलीराजपुर और खरगोन चारों जिले के 25,000 से ज्यादा परिवारों की हम रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। इसी के साथ में आज 2 सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। ये सिंचाई परियोजना बाणसागर बांध के ऊपर स्थापित है। बाणसागर बांध से इनको पानी मिलेगा, क्योंकि बाणसागर बांध में जब से बना है, मध्य प्रदेश सरकार का जो हिस्सा है उसमें से हम 60 से 65% ही उपयोग कर पा रहे हैं। बाकी हिस्सा हमारा करीब 250 एमसीयू का हिस्सा हमारा बाकी है। तो उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए हमने बड़े तेजी से कार्य प्रारंभ करे हैं। तो यह जो 2 परियोजनाएं आज स्वीकृत हुई है, एक है धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, और यह दोनों परियोजनाएं लिफ्ट इरिगेशन वो प्रेशर पाइप के माध्यम से हर एक के खेत में जाएगी। इसमें कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, सिर्फ पंपिंग स्टेशन के लिए 1-1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। पहली योजना 53 करोड़ की है, 53.73 करोड़ की, और उसमें 3500 हेक्टेयर सिंचाई होगी और करीब 2810 कृषक इसमें लाभान्वित होंगे। दूसरी योजना है बरही सूक्ष्म उद्यम सिंचाई परियोजना। यह कटनी जिले की बरही एवं विजय राघवगढ़ तहसील के अंदर इसका विस्तार रहेगा। यह 566.92 करोड़ की योजना है, जिसमें 20,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 11,500 कृषकों को इसमें सीधा लाभ मिलेगा। तो यह 620 करोड़ 85 लाख की योजना है, 23,500 हेक्टेयर के अंदर जिसका फैलाव रहेगा और 14,000 किसान बंधुओं को इसमें लाभ मिलेगा। ये 2 सिंचाई परियोजनाओं को हमने आज स्वीकृत, मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर इसको स्वीकृत करा है। और यह अगर आप देखेंगे तो 2003 तक प्रदेश के अंदर 7.5 करीब 7-7.25 लाख हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होती थी, जो हमारे राजा महाराजाओं के काल से लेकर के और पूरे कांग्रेस की सरकार के बाद में 2003 तक का एक आंकड़ा था। इसके बाद में जो हमारी सरकार 2003 से बनी, परंतु पिछले 2 वर्ष में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने 2 साल के अंदर ही 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का जो आज जो हमने स्वीकृत करा, इसको मिलाकर के 7.5 लाख हेक्टेयर की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य हमने प्रारंभ करा है। और इससे जो हम अगले वर्ष को किसान वर्ष के रूप में, किसान कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, उसमें जल ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो उसमें हम बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और जल के साथ में इन सिंचाई परियोजनाओं के अंदर जब भी बड़ी योजनाएं बनती हैं तो विस्थापितों का एक बड़ा मामला रहता है। तो हमने यह उदाहरण भी दे रहे हैं कि जो 25,000 परिवारों को पट्टे बना करके
जो सिंचाई परियोजना के माध्यम से कोई हमारे बंधुओं को जो समस्या आती है उनका भी हम निराकरण तत्काल करेंगे। इसी के साथ आज विभिन्न परियोजनाएं, यह एक सामान्य प्रक्रियागत कार्य है। 26-27 से 30-31 तक के लिए 4 साल के लिए कई विभागों की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनकी निरंतरता का निर्णय लिया गया है। उसमें लोक वित्त की कुछ योजनाएं हैं, वित्त विभाग की 8 योजनाएं, मुख्यमंत्री जन कल्याण महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसको 30-31 तक बढ़ाया गया है। विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना आर्थिक का खाली स्थापना कार्यालयन व्यय का है। पशुपालन में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, इसकी निरंतरता आगे बढ़ाई गई है। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर ब्लॉक ग्रांट योजना, इसको भी 555 करोड़ का भार है, इसे आगे बढ़ाया गया है। पशुपालन और डेयरी में गौ संवर्धन और पशु विकास की योजना, महिला बाल विकास में किशोर कल्याण निधि की योजना, घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना एवं पिछड़ा वर्ग में अल्पसंख्यक स्वरोजगार व उद्यम योजना, ये सारी योजनाएं करीब 15,009 करोड़ का जिनका वित्तीय भार है, इन योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक बड़े लंबे समय से कर्मचारियों के मामले रुके थे, उसमें जो राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग करके उनके कर्मचारियों का संविलियन अब महिला बाल विकास में करने की स्वीकृति दी गई है। तो कई कर्मचारियों को लंबे समय से यह समस्या थी, तो मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तत्काल नतीजे देना और कार्यों को, जो हमारे पास कई कार्य लंबे समय से चाहे कर्मचारियों के हों, विस्थापितों के हों या हमारे किसान भाइयों के हों, इन सारे कामों को जल्द से जल्द निपटा करके एक सुशासन को स्थापित करना है।